Hello everyone. So today we are going to start a new chapter, that is the reproductive health. Okay. Again, it is not so very important chapter. Okay, if we see it according to the exam point of view, but we'll try to cover all the important portions that could be asked in your exams. Okay. So today we are going to start with a new chapter, that is the reproductive हेल्थ. ठीक है. अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हम क्या समझते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कि एक इंसान, एक पर्सन जब फिजिकली और फंक्शनली, या मतलब मैं कहूँ कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव या हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो किसी इंसान में, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोल सकते हैं. लेकिन इसी के साथ साथ क्या होता है कि रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्या होता है, कुछ सोशल, कुछ इमोशनल एस्पेक्ट्स भी होते हैं. ठीक है. तो इसीलिए WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे डिफाइन किया कि वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स, है ना. WHO क्या कहता है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको अगर अपन एक्सप्लेन करना चाहे तो वो कहता है कि जो पर्सन है, ठीक है, वो क्या होगा, हर एस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, सही होना चाहिए. ठीक है. इसलिए उसने क्या कहा कि भाई जो टोटल वेल बीइंग है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और ऑल एस्पेक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, दैट इज द फिजिकल, ठीक है, सोशल, इमोशनल एंड फंक्शन भी. ठीक है. ये क्या कह रहा है कि भाई जो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो पर्सन है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर, मतलब हर एस्पेक्ट्स में क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है. सॉरी, दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज बिहेवियर. हाँ, तो चाहे फिजिकल हो, चाहे सोशली हो, चाहे इमोशनली हो, या चाहे बिहेवियरली हो, मतलब फंक्शनली मतलब हुआ इसका कि बिहेवियरली क्या होना चाहिए, उसको हर एस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, सही होना चाहिए. ठीक है. अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है वो गोल, मतलब जब बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या है कि बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रति क्या आई थी, वो अगर अपन बोले जागरूकता आई थी या अवेयरनेस आई थी. ठीक है. तो इंडिया उन कुछ पहली कंट्रीज में से था जिसने क्या किया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक गोल रख के प्रोग्राम्स चालू किए, ताकि क्या हो सके, इंडिया की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो मेंटेन रह सके, वो अच्छी रह सके. ठीक है. उसमें से एक प्रोग्राम था फैमिली प्रोग्राम. मैं आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखा रही हूँ. फैमिली प्रोग्राम, ये शायद थ्योरी में तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि ये जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपसे पूछ लिया जाए. ठीक है. तो इंडिया ने क्या किया था, रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस कराया था. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे ये तो एक सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, जो अपन ने बोला ना कि पहले स्ट्रक्चरली, या मतलब अगर किसी के पास हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मान लेते हैं. तो ये तो तब की बात है कि जब अपन इतना ही कहते हैं ना, लिमिटेड थे इस नॉलेज तक की. लेकिन अब जब वाइड एरिया को जब कवर करने लगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, सारे वाइडर एस्पेक्ट को कवर करने लगे हम रिप्रोडक्शन की, तब इंडिया ने क्या किया कि एक और प्रोग्राम बनाया, दैट इज दी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम चालू किया, जो कि क्या करता है, अवेयरनेस फैलाता है वाइडर एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में. ठीक है. द नेक्स्ट हेडिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इज पॉपुलेशन एक्सपोजर एंड दी बर्थ कंट्रोल्स.
मतलब ये तो था बेसिकली कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। अच्छा, एक और चीज़ और है कि जो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ओके, इन सबको अपन क्या कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं या अच्छे लेवल पे रख सकते हैं, या जो भी कुछ मेजर्स फॉलो करके, है ना। जैसे अगर कोई यंग एज में है, ठीक है, तो उसको अपन क्या करा सकते हैं, जैसे हम कॉलेजेस में, ये तो कुछ प्रोग्राम्स है जो कि इंडिया में चल रहे हैं, और भी कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या हो जाती है, बेटर अवेयरनेस फैलती है। अगर कोई एडोलेसेंट एज में, ठीक है, अगर कोई पर्सन एडोलेसेंट एज में है तो उसको हमें स्कूल में ही सेक्स एजुकेशन स्टार्ट करानी चाहिए, ताकि क्या हो कि उसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिले, और जो मिथ्स होते हैं कुछ कुछ, तो वो क्या रहें, उनके मन में नहीं रहे, ठीक है। उसके अलावा भी इन सारी चीज़ों की नॉलेज जो है वो एडोलेसेंट एज में मिलनी चाहिए। प्लस अगर कोई मैरिज एज का है ना, तो उन लोगों को हमें एसटीडीज़ के बारे में बताना चाहिए, ओके, एंड हमको उनको बर्थ कंट्रोल के बारे में बताना चाहिए। और अगर कोई मतलब अगर कोई मदर है, ठीक है, तो उसको अपन को क्या बताना चाहिए, पोस्ट नेटल केयर के बारे में बताना चाहिए कि उस बच्चे की केयर कैसे की जाए। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए कुछ प्रोग्राम स्टार्ट होने चाहिए, या ये चीज़ें क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रखने के लिए, ओके। उसके बाद हम आएंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और कंट्रोल्स पे, ठीक है। अब एवरीबडी नोज कि अभी पॉपुलेशन इज लाइक बर्स्टिंग आउट, है ना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, है ना, उसकी क्या करनी चाहिए, सबको नॉलेज देनी चाहिए, सो दैट वो उन कहते हैं ना तरीकों को अपनाएं, और जो पॉपुलेशन है वो क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। गवर्नमेंट ने खुद ने इन चीज़ों के लिए इतनी सारी चीज़ें की है। अगर आप लोगों ने सुना हो, एक पोस्टर्स लाइक ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू दे ट्राई टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग दीज यंगस्टर्स और दीज पीपल, ठीक है, ताकि क्या हो कि बर्थ कंट्रोल हो सके। जैसे अगर आपने देखा हो पोस्टर्स, टीवी में एड विथ स्लोगन्स लाइक हम दो हमारे दो, राइट। तो ये किस लिए बनाए, ये बर्थ कंट्रोल के मेजर के लिए बनाए कि भाई जितना हो सके कम बच्चे पैदा करो, ठीक है। और जो पेरेंट्स हैं, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है कि हम दो मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, और हमारे दो मतलब 2 बच्चे, ठीक है। तो मतलब क्या रखो कि यहाँ तक लिमिटेड रखो, ओके, बच्चों का नंबर, ओके। और अगर अपन ज़्यादा अर्बन सिटीज़ में जाते हैं तो ये हम दो हमारा दो का जो सिस्टम है वो वहाँ पे तो क्या हो जाता है, 1 चाइल्ड नॉर्म में भी बदला हुआ। मतलब क्या होती है, सिंगल आई मीन उनके चाइल्ड होते हैं, राइट, सिंगल चाइल्ड्स। तो इस तरह से ये क्या है, कुछ गवर्नमेंट के इंट्रोड्यूस्ड या स्लोगन्स या है जो लोगों को मोटिवेट करे कि भाई स्मॉल फैमिलीज रखो, है ना। और एक और अगर आप देखेंगे तो जो मैरिज एज होती है, ठीक है, जो मैरिज की एज है वो गवर्नमेंट ने एक कहते हैं ना सेट कर रखी है कि लड़का 21 का होना चाहिए, लड़की 18 की होनी चाहिए। ये सारी भी क्या है, ये इन्हीं को लेके पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन होता है उनको कंट्रोल करने के गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आइडियाज़ थे, ताकि क्या हो पाए कि स्मॉल फैमिलीज़ को वो प्रमोट कर पाएँ, ठीक है। ये तो थे गवर्नमेंट वाले मेजर, और बहुत सारे मेजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं। ये अभी क्या है, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो रहा है, लेकिन एक तो सबसे बड़ा तो रीज़न है कि भाई जो लोग हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि उनको लगे कि हाँ स्मॉल फैमिलीज़ होनी चाहिए। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि अब हमारे इंडिया में इतनी सारी फैसिलिटीज़ हो गई है, मतलब जो लोग लुफ्त उठा सकते हैं वो तो उठाएंगे ना। तो उन लोगों में क्या है कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ होती है कि जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, ठीक है, पहले क्या होता था कि प्रॉपर केयर नहीं मिलती थी, मदर्स को बर्थ देते ही वो मर जाती थी इन्फेक्शन होके और पता नहीं क्या क्या होके। एंड सिमिलरली क्या होता था, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी होती
कि बच्चा पैदा होके मर रहा है और ये, क्योंकि उन टाइम क्या था कि प्रॉपर केयर नहीं दी जाती थी। अब क्या है कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी कम हो रही है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी कम हो रही है। तो इन सब के कम होने की वजह से क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको प्रॉपर केयर मिल रही है, विच इज़ अ गुड थिंग एंड बैड थिंग एट द सेम टाइम। सी अब तो क्या है कि इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड्स इंट्रोड्यूस करे गए। ठीक है, अपन स्टार्टिंग से चलेंगे। फर्स्ट वन इज द नेचुरल मेथड। ठीक है, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, नेचुरल मेथड। नेचुरल मतलब हम बाहर का कोई डिवाइस क्या कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, जो नेचुरल फिजियोलॉजी या जो नेचुरल फंक्शंस चलते हैं ह्यूमन बॉडी में, हम उसी का यूज करके क्या कर रहे हैं, इस बर्थ कंट्रोल का एक मेजर बना रहे हैं। ठीक है, नेचुरल में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा पीरियोडिक, एब्सिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल की मेंस्ट्रुअल या जो मैं बोलूँ रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो 10 to 17th डे का टाइम होता है, ठीक है, उस साइकिल में जो 10th to 17th डे तक का टाइम होता है, तो वो क्या होता है, फर्टाइल पीरियड माना जाता है उसको। ठीक है, 10th to 17th डे तक उसको क्या माना जाता है, फर्टाइल पीरियड माना जाता है। मतलब उस ड्यूरेशन में क्या होता है, ओव्यूलेशन के चांसेस ज़्यादा होता है। और हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि अगर स्पर्म की एंट्री और ओवम का रिलीज अगर साइमल्टेनियस हो, आसपास के टाइम में हो, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्टाइल पीरियड होता है, ये जो फर्टाइल पीरियड होता है 10 to 17 डे का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, उसमें उसको अपन क्या मान लेते हैं, खतरनाक मान लेते हैं कि उस टाइम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए उस ड्यूरेशन में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें हमने कुछ मेथड यूज़ नहीं किया, इसमें तो जो नेचुरल चीज़ है उसको यूज़ करके हमने क्या किया, अवॉइड करने की कोशिश की। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, विड्रॉल या कोइटस इंटरप्ट। ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हेन द मेल इजेक्ट्स इट्स पीनिस आउट ऑफ द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन। ठीक है, विड्रॉल या कोइटस इंटरप्ट में क्या होता है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स जब मेल अपना पीनिस पहले ही विड्रॉ कर दे फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन, मतलब इजैक्यूलेशन में क्या होता है कि स्पर्म्स जो है वो क्या जाते हैं, फीमेल वेजाइना के अंदर जाते, तभी सीमेन रिलीज होता। अगर इजैक्यूलेशन से पहले ही वो अपना पीनिस विड्रॉ कर लेगा वेजाइना से, तो स्पर्म उसके अंदर जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड हो जाएगा विड्रॉल या कोइटस इंटरप्ट। ओके, थर्ड मेथड हो जाएगा लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया। अब इसमें क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो लैक्टेटिंग मदर होती है, ठीक है, जो लैक्टेटिंग मदर होती है, मतलब बेबी के बर्थ के बाद जो फीमेल मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, लैक्टेशन, है ना, लैक्टेशन पीरियड उसको बोलते हैं। और जो मदर लैक्टेट कर रही है उसको हमने क्या कह दिया, लैक्टेटिंग मदर। ठीक है, ये क्या होता है कि इस ड्यूरेशन में जो फीमेल होती है वो कंसीव नहीं कर पाती है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, एक नेचुरल मेथड होता है। अगेन 6 months तक इसकी अपन मान सकते हैं कि चांसेस अच्छे होते हैं फर्टिलाइजेशन ना होने के। ठीक है, पर यही चीज़ है कि ये जैसे कि नेचुरल मेथड है, इसमें कोई डिवाइस यूज़ नहीं किया जा रहा, तो इसकी कोई कहते हैं ना अनसर्टेनिटीज़ हो सकती है। मतलब हो सकता है कि लैक्टेशन टाइम में भी प्रेग्नेंट हो ही जाए, है ना, तो ऐसी चीज़ें क्या हो सकती हैं, क्योंकि ये नेचुरल मेथड्स हैं, इनमें एज सच कोई यूज़ थोड़ी कर रहे हैं हम कोई मेथड या डिवाइस, है ना। सेकंड, नेचुरल के बाद क्या हो जाएगा, बैरियर्स।
ये जो बैरियर्स हैं ये क्या करते हैं कि जो स्पर्म की एंट्री इनटू द वेजाइना उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। द बैरियर्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल वेजाइना। ओके, सबसे पहला इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, condoms. Okay, these are nothing but simple latex sheets, okay, और rubber sheets, ठीक है, जो कि क्या होती है कि मेल्स के लिए भी होती है और क्या होती है, फीमेल्स के लिए भी होती है। इन द मेल्स और फीमेल्स फंक्शन इनका सेम होता है कि जो इजैक्यूलेशन होगा, जो स्पर्म्स का इजैक्यूलेशन हो रहा है सीमेन के साथ, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा कि वो वेजाइना तक ना पहुंच पाए, ठीक है। मेल्स में तो वो पीनिस को कवर करता है और फीमेल्स में क्या होगा, वो वेजाइना और सर्विक्स को कवर कर लेता है, ताकि क्या हो कि ये जो स्पर्म्स हैं जो इजैक्यूलेशन के टाइम रिलीज हुए हैं वो क्या हो पाए, फीमेल की वेजाइना में ना पहुंच पाए, ठीक है। इसका एक फेमस ब्रांड है, दिस कुड बी आस्क्ड एज योर MCQs, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस। निरोध करके, ओके, दिस इज अ मोस्ट कॉमन और आई शुड से अ फेमस ब्रांड ऑफ दिस कॉन्डम, ओके। there are some more qualities to this. First one is कि it also prevents the transmission of the STDs, okay. STDs are the sexually transmitted diseases, ठीक है, इसके बारे में हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, बट यस देयर इज वन मोर एडवांटेज टू दीज कॉन्डम्स दैट इट प्रिवेंट्स दी STDs, दैट इज दी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ओके। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज कि STDs को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सेकेंड क्या हो जाएगा कि दीज आर डिस्पोजेबल, और थर्ड क्या हो जाएगा कि इसकी वजह से क्या होती है, जो भी यूज़र है उसकी प्राइवेसी मेंटेन्ड रहती है, ठीक है। दीज कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, ओके, तो इसलिए क्या होती है, जो यूज़र है उसकी क्या रहती है, प्राइवेसी मेंटेन्ड रहती है, ओके। देयर आर सम मोर एग्जांपल्स, एक्चुअली यहीं आई विल मेंशन, ओके। डायफ्राम्स, वॉल्स एक्सेट्रा क्या होते हैं कि ये भी क्या होते हैं, एक बैरियर का मतलब तरीका होते हैं, ठीक है। डायफ्राम, वॉल, सर्वाइकल कैप्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये क्या होते हैं कि ये भी बैरियर का ही एक टाइप होता है, जो कि क्या होता है, फीमेल के सर्विक्स में इंसर्टेड होते हैं, ठीक है, फीमेल की सर्विक्स में इंसर्टेड होते हैं, और सेम फंक्शन क्या करते हैं कि ये एंट्री को प्रिवेंट करते हैं स्पर्म्स की, ठीक है, ताकि अंदर ना जा पाए और क्या हो जाए कि सर्वाइकल जो स्पर्म्स अंदर जाके क्या ना कर पाए, फर्टिलाइजेशन ना कर पाए, ठीक है। ये जनरली जो ये चीज़ें होती है ना, डायफ्राम्स एक्सेट्रा, ये सब क्या होती है कि स्पर्मिसाइडल जेलीज और स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एक्सेट्रा, फोम्स, इन सब के साथ क्या होती है, यूज़ करती है। और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि इनकी जो बैरियर कैपेसिटी है, ठीक है, जो स्पर्म को रोकने की कैपेसिटी, उनको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये तो हुए दो मेथड, फर्स्ट वन वाज द नेचुरल, सेकंड वन वाज द बैरियर, ओके। द थर्ड वन इज द IUDs, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, ये क्या होती है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। अब ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, ये क्या होता है, आइडियल मेथड होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट एन आइडियल मेथड टू प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी, ओके। ये क्या होता है कि दीज आर इंसर्टेड बाय अ डॉक्टर और अ नर्स और अ क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, इनटू दी फीमेल। ये क्या होता है, किसी क्वालिफाइड पर्सन से या कोई और नर्स डॉक्टर है वो ही क्या कर सकती है, अंदर इंसर्ट कर सकती है फीमेल के, ठीक है। और देन ये क्या करती है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको प्रिवेंट करती है,
ओके इसमें एक डिसएडवांटेज भी हो जाएगा कि जो यूज़र है उसकी प्राइवेसी मेंटेन नहीं रहती। ऑब्वियसली जो डॉक्टर है वो उसको फीमेल की प्राइवेट पार्ट्स में क्या करेगा, अंदर इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होती है, इसमें यूजर्स की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन नहीं रहती, बट दीज आर वेरी इफेक्टिव एंड आर रिवर्सिबल। ओके इसको अगर अपन हटाते हैं फीमेल की बॉडी से तो वो वापस क्या कर सकती है, कंसीव कर सकती है, ठीक है। आईयूडीज भी क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द नॉन मेडिकेटेड, second one is the copper releasing, third one is the hormone releasing। ठीक है, अब जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज हैं या जो नॉर्मल आईयूडीज हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, वो क्या करती है कि यूटरस में क्या कर देती है, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस कर देती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि स्पर्म पहुंच ही नहीं पाते वहाँ तक, फर्टिलाइजेशन तक। जो कॉपर रिलीजिंग है वो क्या करते हैं कि जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, जो स्पर्म्स हैं उनको ये क्या कर देते हैं कि उनकी जो मोटिलिटी है, ओके जो उनका मूव करने का, यू गाइज नो के स्पर्म्स को वहाँ पर रीच करने के लिए क्या चाहिए होता है, विग्रस मोटिलिटी चाहिए होती है, राइट। तो कॉपर रिलीजिंग क्या करते हैं कि उस मोटिलिटी को क्या कर देते हैं, स्पर्म की ख़त्म कर देते हैं। जो हार्मोन्स हैं वो उसको क्या बनाती है, अनसूटेबल बना देती हैं इम्प्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनके फंक्शंस होते हैं, ओके। अगर अपन नॉन मेडिकेटेड की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लिप्स एंड लूप्स, ठीक है, लिप्स एंड लूप्स, ये सब क्या है, एग्जाम्पल। अगर आप लोग नहीं भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, बट ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। अब कॉपर रिलीजिंग में क्या आ जाएगा, CUT, CU7 और मल्टीलोड 375, ठीक है। और यही अगर अपन हार्मोन रिलीजिंग की बात कर लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रोजेस्टास्टर्ट या LNG-20, ठीक है, प्रोजेस्टास्टर्ट या क्या आ जाएगा, LNG-20, ओके। उसके बाद अपन चालू करेंगे, जब हमने आईयूडीज डिस्कस कर लिया उसके बाद में एक और बहुत कॉमन चीज़ है जो आपने डेफिनेटली सुनी होगी, दैट इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। अब ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये क्या करती हैं कि इन पिल्स में, मतलब हम इनको पिल्स बोलते हैं क्योंकि अपन ओरली लेते हैं, ठीक है, टैबलेट्स की तरह होती है। तो ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं या ओरल पिल्स है, इसमें क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो कि क्या करती है, आगे फर्दर ओवम को क्या करती है, रिलीज होने से क्या करती है, इनहिबिट करती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट इनहिबिट्स द ओवम टू रिलीज, ओके। उसके बाद में ये क्या करती हैं कि मतलब थोड़ी यूज़र फ्रेंडली होती है अगर मैं कहूँ तो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि पिल्स आर वेरी इजी टू टेक, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब दीज हैज़ टू बी टेकन फॉर 21 डेज, ठीक है, इनको क्या करना होता है, 21 डेज के लिए लेना होता है, ठीक है। और स्टार्ट कब करते हैं अपन, प्रेफरेबली फर्स्ट 5 डेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं या जो साइकिल के फर्स्ट 5 डेज होते हैं उसमें हमको क्या करना पड़ता है, इनको चालू करना पड़ता है, ओके। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती है, जनरली क्या होती है कि मतलब लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें और कोई झंझट की बात नहीं है, आप पिल्स लो एंड इट्स डन, ओके। अब जो नेक्स्ट तरीका है दैट इज दी इम्प्लांट्स, ठीक है। इम्प्लांट्स भी क्या होते हैं कि इम्प्लांट्स हुए या इंजेक्शन्स हुए
उसमें क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन, सॉरी प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का जो क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो कि डॉक्टर्स या कोई क्या करता है, प्लेस कर देता है अंडर द स्किन ऑफ द फीमेल, ठीक है। ये क्या किया जाता है कि फीमेल की स्किन के अंडर क्या कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। और इनका जो मोड ऑफ फंक्शन है, ठीक है, इनका जो फंक्शन है कि ये कैसे फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, तो वो क्या है, सेम है एज दैट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। ये भी क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं, ओवम को रिलीज नहीं होने देते, ठीक है। प्लस ये क्या करता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस होती है, ठीक है, उसको अगर मैंने आपको बताई थी ये चीज़ के जो एस्ट्रोजन होता है वो सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर देता है, थिन कर देता है, सो दैट जो स्पर्म्स है वो उसमें क्या कर सके, एंट्री कर सके, ठीक है, उसको पेनिट्रेट करके। जबकि ये डिवाइसेस क्या करते हैं, इवन द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के सर्वाइकल म्यूकस का जो उसको ऑल्टर करके क्या कर देते, थिक कर सकते हैं, थिक कर देते ताकि स्पर्म उसको क्या कर नहीं कर पाए, पेनिट्रेट नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये मेनली क्या करती है, दोनों चीज़ें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और इम्प्लांट्स के, ये क्या कर देती है कि इनहिबिट कर देती है ओव्यूलेशन को, इवन इम्प्लांटेशन को, प्लस ये क्या कर देती है, सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर देती है, ऑल्टर कर देती है, ठीक है। फिर एक और चीज़ है कि इनका जो फेमस ब्रांड है दैट इज सहेली, ओके, इनका जो फेमस ब्रांड है दैट इज सहेली। सेकंड सिक्स्थ मेथड है, या मैं सिक्स मेथड नहीं बोलूँगी, एक चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी कि जब अनवांटेड या मैं कहूँ कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती है, ठीक है, जब अनवांटेड प्रेगनेंसी में भी रेप के केस में हो सकती है, या कोई बैरियर मेथड फेल हो गया, ठीक है, या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स था, तो उन केसेस में क्या हो जाता है कि वो प्रेगनेंसी अनवांटेड होती है, उनको नहीं चाहिए होती है, फीमेल्स को नहीं चाहिए होती है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आईयूडीज को या इन ओरल पिल्स को, कुछ ओरल पिल्स को स्पेशली उसी चीज़ के लिए आती है कि जब वो ओरल पिल्स या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन होता है, या ये आयोडीज को अगर 72 आवर्स विद इन द इंटरकोर्स ले लिया जाए, तो ये क्या होती है, काफ़ी इफेक्टिव होती है उस प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में, ठीक है। इंटरकोर्स के 72 आवर्स के विद इन अगर आईयूडीज ले लिया जाए या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या हो पाए, मतलब अगर अपन ले पाएँ, ठीक है, मतलब पिल्स के रूप में या जैसे भी, तो ये क्या होते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होते हैं उस प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में, ठीक है। सेवेंथ जो मेथड है दैट इज दी सर्जिकल मेथड, लास्ट ऑप्शन, जिसको अगर आगे प्रेगनेंसीज फ्यूचर में कभी भी नहीं चाहिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, या सर्जिकल मेथड को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस सर्जिकल मेथड में दो चीज़ें आती है, अगर मेल्स में होगा तो ये वेसेक्टोमी बोलेंगे उसको, टॉमी मीन्स कट करना, ठीक है, और अगर फीमेल्स में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी मेल्स में इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वैसा डिफरेंस होता है, ठीक है, जो क्या करता है ऊपर एब्डोमेन से लेके ग्लैंड्स के सिक्रीशन से लेके क्या करेगा अपन को ये पहुंचा रहा है जो बाहर, ठीक है, तो वैसा डिफरेंस को क्या कर देते हैं, इंसाइज कर देते हैं, कट कर देते हैं बीच में, और उसको क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं, ताकि क्या हो कि स्पर्म जो है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाए सीमेन तक, ठीक है। उसके बाद जो फीमेल्स में होता है वो क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें फेलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, और उनको क्या कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो पाए, वहाँ से भी क्या हो पाए, ओवम यूटेरस तक ना पहुँच पाए, या उस जंक्शन तक क्या नहीं कर पाए, पहुँच नहीं पाए, ठीक है। तो ये थे बेसिक हमारे बर्थ कंट्रोल्स के मेथड। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके कुछ आइडियल क्वालिटीज़ होती है, ठीक है, इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स की क्या होती है, आइडियल क्वालिटीज़ होती है। अब इस आइडियल क्वालिटीज़ में क्या क्या इंक्लूडेड है कि ये जो मेथड्स हैं इसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव हम लें वो क्या होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, प्लस ये ईजीली अवेलेबल होती हो,
इसके जो भी इफेक्ट्स हो वो क्या हो, रिवर्सिबल हो, ठीक है। प्लस ये कभी भी जो पर्सन की सेक्सुअल डिज़ायर है उसके साथ क्या नहीं करे, इंटरफेयर नहीं करे। प्लस मिनिमम या नो साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। एक तो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, उसको कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए ज़्यादा, इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। रिवर्सिबल होनी चाहिए, मतलब हमेशा के लिए नहीं उसको स्टराइल बना देना बिल्कुल। अच्छा, सर्जिकल मेथड को अपन स्टरलाइजेशन मेथड्स भी कहते हैं, ओके। रिवर्सिबल होना चाहिए उसके इफ़ेक्ट्स। सेक्सुअल डिज़ायर के साथ वो कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए या ऑल्टर नहीं करनी चाहिए पर्सन के सेक्सुअल डिज़ायर को। प्लस लास्ट क्या है कि देयर शुड बी नो और मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। अब अगर अपन इनकी बात करें कि नो और मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रासेप्शन के क्या होते हैं, कुछ ना कुछ क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या क्या आ जाएगा, इन कॉन्ट्रासेप्शंस के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो जाएगा, नौशिया। ये तो बेसिकली आप कोई भी ड्रग देख लोगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट आप नौजिया वॉमिटिंग तो मान के चलो, ठीक है। नौजिया क्या होता है कि आपको जो फीलिंग होती है ना कि नॉट फीलिंग वेल वाली, कि आपको अब वॉमिट हुई तब वॉमिट होगी, दैट इज़ द फीलिंग नौजिया, ठीक है। नौजिया हो सकता है एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, या ये तो क्या है, नॉर्मल तक आ गई। इन चीज़ों से ब्रेस्ट कैंसर तक हो सकता है, ठीक है। इन चीज़ों से क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर तक के चांसेस भी होते हैं, ओके। तो ये क्या है, अब इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज द MTPs, दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। The pregnancy that is voluntarily or intentionally terminated before the full time, वो प्रेगनेंसीज जो इंटेंशनली कहते हैं ना ख़त्म की जाए, ओके। इंटेंशनली अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन या जो भी उसको क्या करता है, टर्मिनेट करता है, ख़त्म कर देता है बिफोर द फुल टाइम, मतलब जो 9 मंथ्स का गेस्टेशनल पीरियड होता है, ठीक है, उससे पहले अगर कोई भी फीमेल उसको ख़त्म करती है उस प्रेगनेंसी को वॉलंटरीली या इंटेंशनली, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है। ये क्या होते हैं, बेसिकली तो इसलिए इंट्रोड्यूस कराए गए थे, बेसिकली किस लिए इंट्रोड्यूस कराए थे, ताकि क्या हो जाए इसका कि जो प्रेगनेंसी, जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी मैंने आपको बताई थी अभी, कि मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के केस में हुआ, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, रेप केसेस हुए, ठीक है, बैरियर मेथड्स फेल हो गए, या अगर प्रेगनेंसी फीटल है, मतलब जानलेवा है मदर और फीटस दोनों के लिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसीज का जो लीगल अबॉर्शंस का जो है वो तरीका या जो मेथड मतलब इंट्रोड्यूस कराया गया है, वो क्या होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं एमनियोसेंटेसिस के साथ। एमनियोसेंटेसिस इज़ दी प्रिडिक्शन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी, ओके। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है करके, जो पर्सन है वो क्या करता है कि उसकी
वो इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करा के फिर क्या कर लेते हैं, ये उसको अबॉर्ट करा देते हैं, बेबी को, गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट करा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए एमटीपीस का क्या होता है, गलत यूज़ भी होता है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस उस तरीके से नहीं करी गई थी, उस वजह से नहीं करी गई थी, ठीक है। जो हमारा जो हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज दी एसटीडीज और दी सेक्शुअली ट्रांसफर्ड डिजीजेज, ठीक है। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो होती है, एसटीडीज जो होती है, वो क्या होती हैं कि इन्फेक्शंस या डिजीजेस, सबसे पहले तो डेफिनेशन, इन्फेक्शंस या डिजीजेस दैट आर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोलते हैं, और अपन इसको क्या बोलते हैं, वेनेरल डिजीजेस भी बोल सकते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनको अपन क्या बोल सकते हैं, एसटीडीज बोल सकते हैं, वेनेरल डिजीजेस बोल सकते हैं, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोल सकते हैं, ओके। अब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते कौन सी डिजीजेस इसमें अंदर आती है, ठीक है, एड्स, जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वॉर्ट्स, क्लेमाइडियासिस, और एड्स, जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वॉर्ट्स, क्लेमाइडियासिस और जो ट्राइकोमोनियासिस है, ठीक है, ये भी क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में इंक्लूडेड होती है, ठीक है। अब ये सारे डिजीज़ में से क्या है कि जो एड्स है, जेनाइटल हर्पीस है और हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, ये क्या होती है कि ट्रीटेबल नहीं होती है, ठीक है। ये जो 3 डिजीज़ेस होती है वो क्या होती है, ट्रीटेबल नहीं होती है। इसके अलावा अगर ये जो बाकी सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस हैं, अगर इनका अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो वो बाकी सारी क्या है, क्योरेबल है, लेकिन ये जो 3 डिजीज़ेस हैं उसको अपन क्योर नहीं कर सकते कम्प्लीटली, ठीक है। अब अर्ली जो डिटेक्शन है इन केसेस में क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहली बात तो जनरली तो पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर सिम्टम्स आए भी तो वो इतने माइल्ड होते हैं कि पता ही नहीं चलता, लाइक माइल्ड इचिंग होगी, थोड़ा एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब ये सारी चीज़ों को अपन क्या करते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं। फीमेल्स इतना ध्यान भी नहीं देती कि भाई जो नॉर्मल है वही हो रहा होगा, ठीक है, मतलब बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जनरल इचिंग, स्वेलिंग, पेन, डिस्चार्ज हो रहा है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, तो मतलब ये सारी क्या होती है, फीमेल्स या जनरली क्या होती है, ध्यान नहीं देती, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या रह जाती है, अनडायग्नोस्ड ही रह जाती है सारी चीज़ें, ठीक है, और फिर एंड में जाके तो क्या होती है, बात बिगड़ ही जाती है, ओके। प्लस एक तो ये रीज़न है कि भाई इसके सिम्टम्स वगैरह माइल्ड होते हैं, इसके साथ साथ क्या है कि जो इसके साथ जो एक सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कोई डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहता इन चीज़ों को डिटेक्ट कराने के लिए, ठीक है। ये जो डिजीज़ेज़ है वो हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अगर इनको अर्ली स्टेजेस में क्या कर लिया जाए, डिटेक्ट कर लिया जाए। लेकिन वही जैसे कि मैंने अभी कहा कि अर्ली डिटेक्शन क्या हो जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। जब केसेस बिगड़ जाएं, जब सिचुएशन वर्स हो जाती है, तो इन डिजीज़ेस के क्या होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हो जाएगा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, ठीक है। इनमें क्या हो जाएगा कि इसकी वजह से अबॉर्शंस होते हैं, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, अबॉर्शंस होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि जनरली इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूटेरस में होता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूटेरस में होता है। लेकिन अगर यूटेरस की जगह सपोज फेलोपियन ट्यूब में ग्रो कर रहा है बेबी, इम्प्लांटेशन वहाँ हो गया, तो एक्टोपिक हो गया। एक्टोपिक मतलब अपनी नॉर्मल जगह से अलग,
ठीक है, अबॉर्शंस हो गए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, स्टिल बर्थ्स हो गए, स्टिल बर्थ्स मतलब बच्चा जब मरा हुआ निकले, ओके। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, ओके। हम एसटीडीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, एसटीडीज जो है, जैसे एड्स को अगर अपन एग्जाम्पल मान ले, तो ये क्या होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं फैलती। ये अगर अपन कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो भी अगर अपन ने प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किया है तो उससे क्या हो सकता है, अगर कोई HIV पेशेंट है, उसका यूज़ किया हुआ अगर किसी और ने यूज़ कर लिया तो भी उसको HIV हो सकता है। अगर नीडल्स यूज़ करी तो भी उसको HIV हो सकता है, मदर से फीटस को हो सकता है। तो ये सारे भी क्या होते हैं, ट्रांसमिशन के मोड्स होते हैं, ओके। नाउ विल कम टू दी सिंपल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। फर्स्ट वन इज कि आप जो मल्टीपल या अननोन पार्टनर्स है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना क्या करो, अवॉइड करो, ठीक है। मल्टीपल पार्टनर्स या जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो अननोन पार्टनर्स के साथ करते हैं वो करना क्या करो, अवॉइड करो, ठीक है। उससे क्या हो जाएंगे, इन सारी चीज़ों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकेंड वन इज यूज ऑफ कॉन्डम्स बिकॉज इट प्रिवेंट्स दी STDs, ओके। और थर्ड ये कि अगर आपको कभी भी लगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू शुड गो टू अ डॉक्टर। स्टिग्मा की वजह से या ऐसे जनरल इग्नोरेंस की वजह से हमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ओके। ये तो हुई हमारी STDs। द लास्ट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी, ठीक है। द लास्ट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी क्या है कि बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तो नहीं हुआ ना। मतलब अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी के बिना तो अपना काम चल ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, मतलब वो बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या जो उनकी रिप्रोडक्शन के जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उन केसेस में क्या होता है, लोगों को कहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर्स वगैरह को दिखाना चाहिए। काफ़ी प्रॉब्लम्स तो क्या हो जाती है, क्योर हो जाती है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए क्या होते हैं, सेंटर्स बने होते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें क्योर नहीं हो सके, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक कुछ टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू भी क्या हो सकता है, बेबीज़ का बर्थ हो सकता है या फर्टिलाइजेशन हम करवा सकते हैं। उन टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो होते हैं मेथड्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। जो डिजीजेज या जो प्रॉब्लम्स जैसे कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से भी जो पर्सन है वो इनफर्टाइल है, वो क्या हो सके, अगर वो कोई किसी चीज़ से दूर नहीं हो सकती तो हम कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स निकालते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन क्या करे, हो सके। द फर्स्ट वन इज द IVF, दैट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह के बारे में सुनते हैं, दैट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, ठीक है। बॉडी के बाहर क्या होता है, बॉडी जैसी कंडीशंस को बनाया जाता है ताकि क्या कर सके, स्पर्म और ओवम फ्यूज कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके, और फिर जो जाइगोट और एम्ब्रियो बनता है वो क्या हो सके, फीमेल के अंदर ट्रांसफर किया जा सके। उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या किया, फर्टिलाइजेशन कराया, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, और उस एम्ब्रियो को फिर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया इनटू द फीमेल। उस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। अगर ये जो एम्ब्रियो हमने ट्रांसफर किया है, ठीक है, वो 8 ब्लास्टोमर स्टेज का ही है, ठीक है। अगर हमने एम्ब्रियो जो ट्रांसफर किया है वो 8 ब्लास्टोमर स्टेज का है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। उस केस में अपन इसको क्या बोलेंगे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और अगर 8 सेल स्टेज से या 8 ब्लास्टोमर स्टेज से बड़ा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। अगर 8 ब्लास्टोमर स्टेज तक हमने उसको कर दिया इम्प्लांट तो
तो वो क्या हो जाएगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि तब अपन उसको कहाँ डालेंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। लेकिन अगर 8 ब्लास्टोमा स्टेज से बढ़ गया है ऊपर, तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट यूटेरस में एंट्री कराएंगे और उसको अपन क्या कह देंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, जो फीमेल्स क्या मतलब ये जो मेथड्स है, जो जाइगोट और एम्ब्रियो के ट्रांसफर के मेथड्स है, वो ज़रूरी नहीं है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद ही काम आए। इन वीवो फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर, जैसे सपोज एक पर्सन जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है, मतलब वो फर्टिलाइजेशन के टाइम उसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो कंसीव तो कर सकती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी और जो प्रॉपर इन्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है, फीटस के ग्रोथ के लिए। तो अपन उस केस में क्या करते हैं कि किसी और की बॉडी में जो है फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं और फिर उन जाइगोट और एम्ब्रियो को किसी और की बॉडी में भी क्या कर सकते हैं, अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन्हीं मेथड से। ठीक है, उसके बाद आता है गिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो फीमेल्स ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है, उस केस में क्या करते हैं, हम जो ओवम है उसको फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, ICSI स्टैंड्स फॉर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, ये अनादर लेबोरेटरी मेथड होता है, जिसमें क्या होता है कि स्पर्म को क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं ओवम के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, स्पर्म को क्या करते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं ओवम के साइटोप्लाज्म में लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, द नेक्स्ट मेथड इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, वो मेल्स जिनके स्पर्म मोटिलिटी की कोई प्रॉब्लम है या स्पर्म का काउंट कम है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, नेचुरली तो फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकते क्योंकि विग्रस मोटिलिटी चाहिए और स्पर्म का काउंट भी अच्छा खासा चाहिए। जिनका स्पर्म काउंट कम होता है या मोटिलिटी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसमें क्या कराते हैं अपन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब अपन क्या करते हैं कि उनका सीमेन सैंपल लेके रखते हैं उन मेल्स का और फिर क्या करते हैं, उसको फीमेल्स के अंदर एंटर करा देते हैं। ठीक है, एंड आई गेस मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लेके अपन ने क्या करा दिया, फीमेल के अंदर एंटर करा दिया। ठीक है, डायरेक्टली मतलब जब इस इंसेमिनेशन को यूटेरस के अंदर या एंटर करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को या इस सैंपल को जब अपन ने फीमेल की यूटेरस के अंदर एंटर कराया, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, अब इसका क्या है कि मतलब ये सारे तो मेथड्स हैं जो कराने पड़ते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे भी इफ़ेक्टिव हो। ठीक है, तो जो एक और मेथड है दैट इज़ दी एडॉप्शन। ठीक है, लोग एडॉप्शन भी कर सकते हैं लेकिन जनरली प्रेफर नहीं करते क्योंकि सबका होता है कि ये हमारा खून नहीं है। लेकिन येस, दिस इज़ द बेस्ट मेथड के जो बच्चे होते हैं वो अनाथ होते हैं, ऑर्फन्स होते हैं, उनको पेरेंट्स मिल जाते हैं और पेरेंट्स को बच्चे मिल जाते हैं। बट येस, पीपल हैव देयर ओन इमोशनल एंड सोशल रीजन्स फॉर दैट। ओके, so yeah, these are the method of the infertility treatment या alternative method जिससे fertilization कराया जा सकता है। and with this we complete our this chapter, that is the reproductive health. Okay, thank you.